लोकसभा चुनाव का रणभेरी बज चुका है और उसके बाद इंडिया और एनडीए गठबंधन का भी स्वरूप पूरा तैयार हो चुका है। खास करके अगर बिहार की बात करें तो यहाँ पर भी एनडीए में तमाम घटक दल शामिल हो चुके हैं और वहीं इंडिया गठबंधन में भी, जिसे महागठबंधन भी कहा जाता है, उसमें भी कौन कौन से दल शामिल होंगे और कौन किस सीट पर चुनाव लड़ेगा, ये तमाम चीज़ें तय हो चुकी है। लेकिन अब आज हम बात करेंगे मुकेश सहनी की। हाँ, सन ऑफ महला जो कहे जाते थे मुकेश सहनी, वो कहीं नहीं दिख रहे हैं और उनको कहीं जगह भी नहीं मिला है। हम आज बात कर रहे हैं कि मुकेश सहनी की जो पार्टी का नाम वीआईपी रखा गया था और ये नाम उन्होंने जब मुंबई से वो पदार्पण उनका जब हुआ था पटना में, और वो सन ऑफ मल्ला के नाम पर हेलीकॉप्टर से घूमा करते थे और इलाकों में घूम घूम करके सहनी होने का अपना दावा पेश करते थे और अपने लोगों को जोड़ने की बात करते थे। आज वो मुकेश सहनी कहीं नहीं दिख रहे हैं। हम इस पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे, वरिष्ठ सहयोगी हैं गौतम, उनसे भी बात करेंगे। गौतम, क्या लग रहा है कि एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों का स्वरूप तैयार हो गया? तमाम उम्मीदवारों का लगभग नाम तय हो चुका है। इंडिया गठबंधन का भी नाम लगभग तय है। सीट शेयरिंग तो हो ही चुका है। एनडीए ने तो तमाम उम्मीदवारों को उतार भी दिया मैदान में। वीआईपी जो इतना इम्पोर्टेंट अपने आप को बताती थी, 6% वोट है, सहनी का वोट है, सन ऑफ मल्ला है, न उसको बीजेपी की तरफ से तरजीह मिला, न आरजेडी की तरफ से तरजीह मिला। कारण क्या समझ में आ रहा है? ये सबसे बड़ा और मेन कारण ये है कि राजनीति की समझ मुकेश सहनी को अभी तक नहीं हुई है। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि धन बल से या जातीय जनगणना के आधार पर अगर आप राजनीति करते हैं, लेकिन आप मुख्य धारा से अगर आप अलग हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप किनारे आ जाएंगे। यही स्थिति है मुकेश सहनी की, और न सिर्फ मुकेश सहनी की बल्कि बिहार में 3 बड़े नेता की यही स्थिति हुई है। पहला नाम पप्पू यादव का है। वर्तमान स्थिति देख लीजिए, पार्टी में रहते चुनाव में टिकट नहीं मिल रहा है। दूसरा नाम पशुपति पारस का देख लीजिए, जो डंके की चोट पर पीएम मोदी का गुणगान कहते थे जीतूंगा मरूंगा चाहे जो भी हो जाए मैं रहूंगा। मुकेश सहनी का देख लीजिए, जैसे कि आपने कहा, माया नगरी से जिस तरीके से पदार्पण हुआ बिहार की धरती पर, सहनी परिवार यानी कि 2.07 के आसपास इनकी आबादी है। लेकिन इस आबादी के सन ऑफ मल्लाह कहे जाने वाले मुकेश सहनी जब अपने ही समाज के लोगों से इतर बितर हो गए और जब तेजस्वी के साथ हेलीकॉप्टर पे खूब घूमे, उनको घुमाया भी, लेकिन राजनीति की समझ कहते हैं ना कि संगति से आती है। जिस तरीके से इसमें समझ में ये आ रहा है क्या गौतम की बीजेपी जो एक अलग तरह का राजनीति कर रही है और उसके दिमाग में अब ये आ चुका है शायद कि अब वो जाति विशेष के जो राजनीति करने वाले जो लोग हैं उसके ट्रैप पे ना करके वो अपने लोगों को उस हिसाब से आगे बढ़ाएंगे। जिस तरह से समझ लीजिए कि आप अभी हरीश सहनी को उन्होंने मंत्री बना दिया, अभी वो एमएलसी में थे और वो सदन के नेता बनाए थे समाज चौधरी के डिप्टी सीएम बनने के बाद, तो हरीश सहनी को उन्होंने मंत्री बना दिया। तो अब बीजेपी क्या लग रहा है कि अब मुझे कोई वैसा नेता, पार्टी नहीं चाहिए जो 5 सीट 10 सीट का बार्गेन करे और फिर मुझे उसके ट्रैप में जाना। बिल्कुल, और ये गलती इन्होंने एक बार नहीं 2 बार की है। एक बार तेजस्वी यादव के साथ में रह के खुद को कहा कि हम भाई धोखा खाए, इन्हीं के भोजन पे तमाम लोगों ने वहाँ पे मजा लिया और देखिए हर्ष क्या हुआ इनका। उसके बाद भी ये सबक नहीं लिए, इसके बाद भी चाहते तो मुख्य धारा में जुड़ सकते थे। लेकिन इनकी जो तत्काल हार्दिक इच्छा है, अब जैसा कि देखिए जिस कोटे से ये एमएलसी बने और माध्यम से मंत्री बने, उनको कम से कम एक लंबा, कहते हैं ना कि पिच पर लंबी बैटिंग, अच्छा मौका मिला। ये आपको मंत्रालय भी मिला है, 4 विधायक भी थे, आपको बीजेपी ने अपने कोटे से एमएलसी बनाया। और आप देखिए कि राजनीति में आप इतने कम समय में अगर सब कुछ पा लेने की ख्वाहिश रखते हैं तो आपका हश्र यही होगा। जनता के बीच में रहकर आपको एक पैठ बनानी होगी और तभी जाकर आप नेता बन सकते हैं। और खास करके आप तो पहले ही कह रहे हैं सन ऑफ मल्ला, लेकिन आपके वोटर सिर्फ 2.07 ही नहीं होंगे ना। आप जिस विधानसभा से, जिस लोकसभा से आप आते हैं, वहाँ सबकी आबादी आपको राजनीति करनी होगी। लेकिन इससे कहीं ना कहीं इतर मुकेश सहनी ने सोचा कि हमारे पास धनबल है, हम हेलीकॉप्टर से घूमेंगे, लेकिन हेलीकॉप्टर से घूमना, राजनीति धरातल पे करना बहुत फर्क होता है। और एक बात और कि बंद कमरे में एसी के अंदर रहकर सियासत करना और धूल फांकना, जनता के बीच में आना, ये जनता बहुत। सहनी को क्या जीतन राम मांझी से सबक लेनी चाहिए? जीतन राम मांझी जिस तरह से 4 विधायक रख करके और तमाम चीज़ों में वो आगे रहते हैं, आज उनको नेगोशिएशन के तौर पे 3 मंत्रालय मिला है। उसके अलावा अभी पता चल रहा है कि उनको एक एमएलसी भी ऑफर रखा गया है उनके लिए, समय आने पर उनको दिया जाएगा। तो जीतन राम मांझी से सीखने की मतलब जरूरत है मुकेश सहनी को क्या? और जीतन
इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं कि आने वाले कुछ, अगर वो लोकसभा से हार भी जाते हैं तो उनको राज्य के किसी दूसरे जगह पर बड़े ओहदे पर भेजा Accommodate किया जा सकता है। किया जा सकता है। और इसके लिए जीतन राम मांझी अचानक से पदार्पण नहीं किए। जीतन राम मांझी लंबे समय से राजनीति करते लंबा हैं, राजनीति इतिहास है उनका। समाज से आते हैं और उसके बावजूद सवर्णों का भी वोट लेते हैं। गया में सिर्फ मुसहर और दलित नहीं है, वो सिर्फ मुसहर दलित की बात नहीं कहते हैं, वो सबकी बात कहते हैं। सवर्णों में भी अगर आरक्षण की, जब मुख्यमंत्री बने तब लोग जाने कि वो मुसहर जाति से आते हैं, आम आदमी। बिल्कुल। उसके पहले तो बहुत लोग जानते भी नहीं थे, उनके क्षेत्र के अलावा कोई नहीं जानता था कि वो किस समाज से है और किस मंत्रालय में वो काम कर रहा तो है। यही बात है कि आपको अगर पद मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, तो उस पद और प्रतिष्ठा के साथ साथ जनता के हितों का ख्याल रखना होगा। आप जिस समाज से आते हैं, आप अपने ही समाज को लेकर आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश और बिहार झारखंड घूमते हैं, आपको लगता है उत्तर प्रदेश में भी अब काफी चुनाव में सक्रिय थे, विधानसभा चुनाव में जाकर चुनाव लड़े थे। क्या लगता है कि बीजेपी को उस बात का भी ख्याल रहा होगा कि ये आदमी उत्तर प्रदेश में भी आके चुनाव किया? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में बड़ी आबादी है इनकी, लेकिन इनको अभी किसी नाव के मझधार है तो 60 बना होगा कुछ दूर। आप अचानक से मझधार, आप विरोधी दल के रूप में नहीं हो सकते। सबसे बड़ा आश्चर्य तो गौतम वो था 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान, जब एक होटल में, निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित था और बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठ करके बोलते हैं कि हमारे साथ धोखा हो रहा है और मेरे पीठ पे खंजर मारा गया, और वहाँ से वो निकल जाते हैं। तो वो फिल्मी स्टाइल में वो वहाँ पर काम किए। कभी भी इस तरह का हम लोगों ने अपने पत्रकारिता जीवन में नहीं देखा कि इस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई बीच से उठ करके निकल रहा है। और यही राजनीति की समझ है जिसकी चर्चा हम करना चाहेंगे कि अगर आपको करना भी था तो वहाँ पर आपको एक सादगी के साथ आपको उस समय उसके बाद विरोध करते, लेकिन आप जिसके साथ बैठे हुए हैं, जिसने आप रखा है, जो आपको बातचीत की, अगर आप उसके ऊपर आरोप लगाएंगे तो कल को तो आप कहेंगे ही कि खंजर भोंका गया, लेकिन उस खंजर के पीछे कहीं ना कहीं आज कर रहे हैं ना, पप्पू यादव भी कर रहे हैं, पशुपति पारस भी कर रहे हैं, लेकिन एक तरीका है, एक पॉलिटिकल तरीका होता है, उसके करते। मुकेश सहनी को मतलब अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। और इस बार जो उनको गच्चा लगा है, एक भी लोकसभा सीट नहीं कहीं मिला, ना कुछ हो पाया, तो वो अपना जो एक कहा जाए जो उनका जो अटैची है, वीआईपी जिसको हम लोग बोलते थे बचपन में, वो वीआईपी लेके घूमते रहे। और यही वजह है कि उन्होंने नाम भी अपने हिसाब से रखा, वीआईपी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन मानते हैं अपने आप को। राजनीति में ऐसा नहीं होता है। राजनीति में आप कितना महंगा, कितना धन है, उससे मतलब नहीं रखता है। जनता के हितों का ख्याल रखना होगा। और आप जिस समाज से आते हैं, अगर आप सिर्फ उसी समाज की चर्चा करेंगे तो आपके समाज के भी कई, तो उनका भी खराब होगा। 2.0 जो प्रतिशत आबादी है उनकी, तो वो सिर्फ मल्ला के लिए थोड़ी है, उससे पहले भी तो सन ऑफ मल्ला थे। तो आप उसके आरक्षण की मांग करते हैं, सब कुछ ठीक है। आप जित कहते गांधी मैदान में आपने इतनी बड़ी रैली कर ली, आपको जनता ने अपने आंखों पर बिठाया, लेकिन आप उनकी पलकों पर कितनी देर टिक पाए, ये तो कम से कम मुकेश सहनी को सोचना चाहिए था। और उन्होंने इसी रहते जो ख्वाब देखा और अचानक से उनको लगा कि हम भविष्य में मुख्यमंत्री तक बन सकते हैं, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कहीं ना कहीं ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना है। और इसी हसीन सपने में कहीं ना कहीं मुकेश सहनी अब खो जाएंगे। मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि बिहार की राजनीति में ऐसे लोगों की कुछ जगह नहीं दिया गया है। बिल्कुल। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी इतनी पुरानी पार्टी है, कांग्रेस के बाद पार्टी है, बिहार में अब तक मुख्यमंत्री नहीं तलाश कर पा रही है। इतनी बड़ी पार्टी है, आखिर क्यों वो जदयू नीतीश कुमार को साथ रखती है? इसलिए क्योंकि बिहार की राजनीति का जो बहाव है, जो वेव है, वो नीतीश कुमार के साथ में है और उसके विरोध में आप नहीं चल सकते। तो जब भारतीय जनता पार्टी जब ये सोच सकती है, तो क्या मुकेश सहनी या उनके पास के जो लोग हैं वो ये तो जरूर उनको समझा सकते हैं कि यदि हवा के साथ चलना है तो फिर गठबंधन के साथ धर्म का पालन करना होगा। अगर वो सीटें ना भी दे तो भी आपको सहयोग करना होगा, ताकि आने वाले 243 जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें संख्या दहाई में पुर जाए। बिल्कुल, देखिए बहुत शुक्रिया गौतम। और ये तमाम बातें हैं मुकेश सहनी को लेकर के, और कहा यह जा रहा है कि उन्होंने अपना नाम, मुकेश सहनी ने अपनी पार्टी का नाम वीआईपी जरूर रख लिया, लेकिन जनता बनाती है किसी को वीआईपी और किसी को आम आदमी। और आज जो स्थिति है वो कहीं से भी वीआईपी नहीं बचे हैं। और भले ही पार्टी का नाम विकासशील इंसान पार्टी जरूर हो, लेकिन जो उनका एक टैगलाइन था वीआईपी, तो वो वीआईपी टैगलाइन से साफ दिखता था कि वो इस चीज़ को बताना चाहते हैं कि वो इम्पोर्टेंट
पर्सन है वो वीआईपी कैटेगरी में आते हैं, लेकिन जनता का जो रुख है और उसको तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो भली भांति समझते हैं, भांपते हैं। और बीजेपी अपने आप में एक बड़ी पार्टी है और वो काफ़ी एनालिसिस करने के बाद किसी को लेती है, किसी को छोड़ती है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से तमाम लोगों को लेने के बावजूद आज मुकेश सहनी को कहीं जगह नहीं मिला है। यह पूरा मामला है और आगे क्या कुछ होगा ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन वर्तमान में मुकेश सहनी किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, कहीं भी वो नहीं है। पूरे लोकसभा चुनाव में कहीं भी वो नहीं दिखने वाले हैं। सहयोगी गौतम और हीरा के साथ अभिषेक कुमार, पटना।